Hello commerce students, welcome back to the channel. आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 11 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3.a डिमांड एनालिसिस मांग नीचे विश्लेषण। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको लाइव कमेंट सेक्शन में दे रहा है। अगर आप प्रीमियर लाइव देख रहे हो तो लाइव कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर वीडियो अपलोड होने के बाद 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, पर्यायी वस्तूंची किंमत आणि मागणी यात संबंध असते। पर्यायी वस्तूची किंमत आणि मागणी यात डॉट 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 संबंध असते। द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस of its substitute is dot dot dot. The relationship between demand for a goods and price of its substitute is dot dot dot. पर्यायी वस्तूची किंमत आणि मागणी यात डॉट 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 संबंध असतो। कोणता संबंध असतो? व्यवस्थित आंसर द्या, गड़बड़ करू नका। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था इकोनॉमिक्स का प्लीज़ रट्टा मत मारिए। जितना आप कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे वैसे 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 आप अंडरस्टैंडिंग करते जाओगे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत कीजिए। एक चैप्टर को 3 से 4 दिन दे दीजिए क्योंकि वो चैप्टर डिज़र्व करता है 2 से 3 दिन, मिनिमम 3 दिन तो आप दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, पर्यायी वस्तूंची किंमत आणि मागणी यात डॉट 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 संबंध असतो। पर्यायी वस्तूची किंमत आणि मागणी यात डॉट 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 संबंध असतो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जेव्हा अधिक किमतीला कमी नग संख्येची मागणी केली जाते हे असे दर्शवते की डॉट डॉट डॉट। अच्छे तरीके से आंसर सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। जेव्हा अधिक किमतीला कमी नग संख्येची मागणी केली जाते हे असे दर्शविते की डॉट डॉट डॉट। वेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस इट शोज डॉट डॉट डॉट। मैंने जानबूझकर ऑप्शंस नहीं दिए, अगर ऑप्शंस दे देता तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता, इसलिए थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए था, जेव्हा अधिक किमतीला कमी नग संख्येची मागणी केली जाते। अधिक किमतीला मतलब प्राइस ज़्यादा है, कमी नग संख्येची मागणी केली जाते। डिमांड फॉर यूनिट्स पर यूनिट्स लेस हे असे दर्शविते की वेल लेस यूनिट्स आर डिमांडेड ॲट हाय प्राइस इट शोज डॉट डॉट डॉट। ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे लाइव कमेंट सेक्शन में। आपसे जो एक्सपेक्टेड था आप वही कर रहे हो, कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू सारे के सारे स्टूडेंट्स। जो हमारे कॉमर्शियर्स आर्मी है वो ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर चैनल्स, लेकिन जो भी है अदर चैनल के स्टूडेंट्स के छक्के छुड़ाने के लिए बहुत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस इकोनॉमिक टर्म आपको बताना पड़ेगा। अर्थशास्त्रीय योग्य पारिभाषिक शब्द सुचवा। जसं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सांगत होतं तसं अर्थशास्त्रीय पारिभाषिक शब्द इकोनॉमिक टर्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, अशी परिस्थिती जेथे कमी किमतीत अधिक प्रमाणात मागणी केली जाते। अशी परिस्थिती जिथे कमी किमतीत अधिक प्रमाणात मागणी केली जाते। अ सिच्युएशन वेअर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ॲट लोअर प्राइस। अ सिच्युएशन वेअर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। क्या हो सकता है इसका आंसर? थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में प्राइस कम होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का डिमांड होता है। अशी कोणती परिस्थिती असते जसं वस्तूची किंमत कमी झाल्यावर त्याची जास्त प्रमाणात मागणी केली जाते। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं न्यू सिलेबस के, उन सब्जेक्ट्स में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से उससे रिलेटेड लिंक, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डिस्क्रिप्शन का बटन चेक करोगे तो वहाँ पे मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नीचे जो ब्लू लाइन है वो लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, सीधा का सीधा डायरेक्टली वो वीडियो ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मागणी पत्रकाचे आलेखीय सादरीकरण, मागणी पत्रकाचे आलेखीय सादरीकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के आंसर से रिलेटेड जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो आप कभी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ऊपर आई बटन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वीडियो है, उस वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। क्वेश्चन नंबर 5, अशी इच्छा जिला खरेदी शक्तीचे पाठबळ आणि ते खर्च करण्याची मानसिक तयारी, अशी इच्छा जिला खरेदी शक्तीचे पाठबळ आणि ते खर्च करण्याची मानसिक तयारी, अ डिझायर विच इज बॅक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस अँड ॲबिलिटी टू पे, अशी इच्छा जिला खरेदी शक्तीचे पाठबळ आणि ते खर्च करण्याची मानसिक तयारी। 5वां क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 5 था। अशी इच्छा जिला खरेदी शक्तीचे पाठबळ आणि ते खर्च करण्याची मानसिक तयारी, अ डिझायर विच इज बॅक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस अँड ॲबिलिटी टू पे। हाँ, अब जो क्वेश्चंस आने वाले वो होंगे एग्री और डिसएग्री। करेक्ट, आपको बस कमेंट सेक्शन में इतना बताना है कि जो भी स्टेटमेंट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, जो भी स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, उस स्टेटमेंट से आप एग्री हो या डिसएग्री हो उतना ही लिखना है। अगर आप एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में एग्री लिखना है, डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिखना है। ठीक है, तो ये रहा स्टेटमेंट। मागणी वक्र हा डावीकडून उजवीकडे वरून खाली येणारा असतो। मागणी वक्र हा डावीकडून उजवीकडे वरून खाली येणारा असतो। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बहुत आसान है, बस एक टेबल है, उस टेबल में कुछ कीमती लगाई दी जाती है और उस जो कीमत होती है उस डिजिट्स को एक ग्राफ में उतारा जाता है और डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर वो सारे के सारे डॉट्स को एक लाइन में कनेक्ट किया जाता है और वो जो डॉट कनेक्ट होने के बाद जो लाइन आती है वो लेफ़्ट से राइट तक या किस साइड जाती है आपको बताना है। और मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आंसर आपको पता चलेगा। आपको बस कमेंट सेक्शन में इतना लिखना है एग्री और डिसएग्री। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है और ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा रिडक्शन पार्ट है, लेकिन एक बार पढ़ लेते तो अच्छा होता। ठीक है, मैंने पहले एक स्टोरी बताई थी आउटस्टैंडिंग अक्टूबर के चैंपियनशिप जो अनाउंसमेंट वीडियो था, उसमें एक डॉक्टर से रिलेटेड स्टोरी बताई थी। अगर वो याद है तो एक बार रिडक्शन पार्ट भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जेव्हा गिफेन वस्तूची किंमत कमी होते तेव्हा त्याची मागणी वाढते। जेव्हा गिफेन वस्तूची किंमत कमी होते तेव्हा त्याची मागणी वाढते। When price of given goods fall, the demand for it increases. Giffen is a economics from England. रॉबर्ट गिफेन ऐसा उसका नाम था। उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है मेरे पास, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या हुआ था उस टाइम जब लोगों ने इसे पैराडॉक्स नाम से, गिफेन्स पैराडॉक्स नाम से बोलने लगे।
7 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट क्वेश्चन था व्हेन प्राइस ऑफ गिफेन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट इन्क्रीजेस। जेव्हा गिफेन वस्तूची किंमत कमी होते तेव्हा त्याची मागणी वाढते। एग्री और डिसएग्री, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। तो आज की एग्जाम हम यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि आगे जो बताने वाला हो वो इन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से 2 गुना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकाले। ठीक है, सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस निकाले। इनमें से 2 क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चंस कंपलसरी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, हाँ। तो अब आप क्या कीजिए सारे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मार्क्स कर देता हूँ, वो टिक मार्क कर लीजिए और वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लियर कट कंप्लीट कर दीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ऑफ डिमांड, मागणीचा नियम। लाल पेन असेल तर लाल पेन, ब्लॅक पेन असेल तर ब्लॅक पेन मार्क करून टाका, आणि मार्क केलेला असेल तर चेक करा व्यवस्थित। मागणीचा नियम, लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेरिएशन्स अँड चेंज इन डिमांड, मागणीचे विचलन आणि मागणीतील बदल। मागणीचे विचलन आणि मागणीतील बदल। मागणीचे विचलन आणि मागणीतील बदल। लास्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड, मागणीच्या नियमाचे अपवाद। मागणीच्या नियमाचे अपवाद। ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। अगर आपका नसीब अच्छा हो तो 2 भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कौन से 3 क्वेश्चंस बताएं? लॉ ऑफ डिमांड, वेरिएशंस एंड चेंज इन डिमांड, एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड, मागणीचे नियम, मागणीचे विचलन आणि बदल, मागणीच्या नियमाचे अपवाद। करेक्ट, ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, बहुत प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशंस करने वाला हूँ। 4 पॉइंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बुक पे या एक पेज पे 4 पॉइंट्स लिख ले। हर एक पॉइंट का मीनिंग मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, और आपको क्लियर कट मार्क करना है कि जो भी पॉइंट आपको समझाया नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए डिमांड, सबसे फर्स्ट लिखिए डिमांड। सेकेंड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड, अजम्पशन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स पहिले शब्द लिहा मागणी, दुसरा शब्द लिहा मागणीचा नियम, तिसरा शब्द लिहा मागणीच्या नियमाचे गृहीतके, मागणीच्या नियमाचे गृहीतके, आणि चौथा शब्द लिहा शब्द क्रमांक 4, एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड, मागणीच्या नियमाचे अपवाद। करेक्ट, हाँ। तो सबसे पहले डिमांड का ओरिजिनल मतलब क्या है, डेफिनेशन तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगी, व्याख्या तर तुम्हाला माहिती असेल, पण एग्जैक्टली डिमांड मतलब क्या है। अब जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मन में एक इच्छा है कि उन्हें आईफोन चाहिए, कभी भी ना कभी उनके मन में इच्छा है कि सबसे बड़ा वाला महंगा वाला फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स है और किसको भी पूछो तो 100 में से 100 स्टूडेंट बोले कि हाँ मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस मोबाइल को परचेस करने वाले हैं। करेक्ट, तो जितने भी स्टूडेंट्स उस मोबाइल को परचेस करने वाले हैं उनकी अगर हम संख्या देखें और उनका अपन टोटल काउंट करें तो वो कितने होंगे, 100 में से 20 या 25 होंगे जो एक्चुअल में मोबाइल लेंगे। करेक्ट, लेने का तो सबको मोबाइल है लेकिन लेंगे सिर्फ कितना, 25। तो उस 25 को बोलते हैं हम डिमांड। डिमांड का एक फॉर्मूला आपके बुक्स में दिया है, उसमें क्या लिखा है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस ॲबिलिटी टू पे। करेक्ट, मराठी मीडियमच्या स्टुडंटसाठी काय सांगितलेलं आहे, मागणी म्हणजे इच्छा असणे प्लस खरेदी करण्याची तयारी प्लस खरेदी करण्याची क्षमता। करेक्ट, फक्त इच्छा असून काय पाहिजे का, खिसेमध्ये काय पाहिजे, पैसे पाहिजे। करेक्ट, हे एवढं सोपं मागणीचं नियम है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा इसका मतलब क्या है क्या नहीं। ठीक है, मांगनी क्लियर हो गया। डिमांड का डेफिनेशन अब आपके बुक में क्या दिया है, अच्छे से सुनिए, आपके बुक्स में डेफिनेशन क्या दिया है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज
द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट फॉर पर युनिट ऑफ टाइम ॲट दॅट प्राईस. मराठी मीडियमच्या स्टुडंटच्या पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे, विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला विशिष्ट वस्तूची खरेदी केलेली नग संख्या म्हणजे त्या वस्तूची मागणी होय. जे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्सला जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स को डिमांड की डेफिनेशन कट टू कट याद है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था लॉ ऑफ डिमांड. अब यहाँ से सारा का सारा खेल, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बस इस लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस्ड है. अगर एक बार आपने लॉ ऑफ डिमांड अच्छी तरीके से समझ लिया तो अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों भी आपको मालूम होंगे. अगर लॉ ऑफ डिमांड आपने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो आपको अजम्पशंस और एक्सेप्शंस कुछ भी नहीं समझ में आएगा. मागणीचा नियम एकदा जर तुम्हाला समजलं तरच त्याचे गृहीतके आणि मागणीच्या नियमाच्या गृहीतके नियमाचे अपवाद तुम्हाला समजतात, अदरवाईज नाही. सो फर्स्ट फुल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन देऊन नीट समजून घ्या की मागणीचा नियम नेमकं म्हणते काय. ठीक आहे, लॉ ऑफ डिमांड में क्या लिखा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड. करेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अदर्स थिंग्स जब इक्वल होते हैं, वो अदर थिंग्स कौन से होते हैं मैं बताऊंगा. अदर्स थिंग्स जब इक्वल होते हैं तब अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड कम होता है. ये मागणी का, ये डिमांड का लॉ आहे. मराठी मीडियमच्या स्टुडंटसाठी काय सांगितलेलं आहे, इतर परिस्थिती स्थिर असताना वस्तूची किंमत वाढली असता मागणी कमी होते व वस्तूची किंमत जर कमी झाली तर त्याची किंमत काय होते, वाढते. हे एकदम बेसिक रूल आहे, मॅक्सिमम मुलांना एकाच वेळी वाचल्यानंतर समजते. करेक्ट. आता नेक्स्ट पॉइंट काय सांगितलेला आहे, अजम्पशंस, गृहीतके. आता डेफिनेशन में देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, इतर परिस्थिति स्थिर असताना. मतलब वो जो थिंग्स होते हैं वो कौन से थिंग्स होते हैं, जो थिंग्स इक्वल होने के बाद ये लॉ फॉलो किया जाता है, ये लॉ अप्लाई किया जाता है, उस थिंग्स को बोलते हैं अजम्पशंस. मतलब इतर परिस्थिती स्थिर असताना म्हणत आहे, म्हणजे कोणती इतर परिस्थिती, तर ते गृहीतकेमध्ये सांगितलेले आहेत. अब अजम्पशंस में क्या लिखा है आपके बुक में चेक कीजिए, गृहीतकामध्ये काय सांगितलेलं आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये चेक करा. फर्स्ट सांगितलेलं आहे कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम, स्थिर उत्पन्न पातळी. आता जितने भी समाज में लोग हैं अगर उनका इनकम स्टेबल है, जो पिछले 5 महीने से आ रहा है, तभी वो अच्छे तरीके से उस कमोडिटी को परचेस कर सकते हैं. मानो अगर आपके प्रोडक्ट का कीमत कम हो गई, करेक्ट, और उस कीमत कम होने के साथ साथ जो समाज में लोग हैं उनका इनकम भी कम हो गया, तो चाह कर भी आपके प्रोडक्ट की कीमत कम होकर भी आपके वो प्रोडक्ट वो परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इनकम ऑलरेडी कम हो चुका है. करेक्ट. मैक्सिमम लॉकडाउन की वजह से मोबाइल के रेट्स कम हो गए थे, फिर भी लोग परचेस नहीं कर रहे, सेकेंड हैंड मोबाइल ले रहे. क्यों? क्योंकि लोगों का इनकम सोर्स बंद हुआ है. तो एक अजम्पशंस है, गृहीतक है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, साइज ऑफ पॉपुलेशन लोक संख्या भी इसको इफेक्ट करती है. थर्ड दिया है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स, पर्यायी वस्तु की स्थिर कीमत. अब ध्यान से सुनना, आप एक मोबाइल का मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, आपके मोबाइल का प्राइस था 15,000, करेक्ट, और आपने ऐसे डिसाइड किया है कि अगर मैं मेरे मोबाइल की प्राइस 15 से 14,000 कर दूंगा तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा. तो आपने क्या किया, आपके मोबाइल का प्राइस 15 से 14,000 कर दिया. लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है, सेम मोबाइल सेम फैसिलिटी, बस नाम अलग, वही मोबाइल वो अगर 10,000 में बेचेगा तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी कमोडिटी की कीमत कम होकर भी आपके कमोडिटी को डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके कमोडिटी को चैलेंज कर रहा है, आपकी कमोडिटी को सेम एक पर्याय, एक ऑप्शन लोगों को अवेलेबल करके दे रहा है. इसलिए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी इसे इफेक्ट करता है. करेक्ट. जब ऐसी सिचुएशन आती है तब ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट बोला है नो एक्सेप्शंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, भविष्यातील किमतीचा अंदाज. अब होता क्या है समटाइम्स कि अगर मानो पेट्रोल की कीमत हो गई 80 रुपीज़ लीटर, करेक्ट. अब कुछ लोग क्या करते हैं, 80 रुपीज़ लीटर हो गया और शायद कल 85 हो जाएगा, इसलिए आज ही 85
में पेट्रोल डाल लेते हैं अपनी बाइक में। मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़कर भी वो अपने उस चीज़ों के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं। या समटाइम्स होता क्या है कि दिवाली के पीरियड में, दिवाली जैसे नवंबर में आती है, तो अक्टूबर में क्या होता है, तेल, शुगर, इसके जो दाम होते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, और दिवाली के सीज़न में इसके दाम बढ़ेंगे इसलिए ज़्यादा दामों में इसको परचेस कर लेते हैं। इनको फ्यूचर का प्राइस का आइडिया लगाते हैं कि अब इतनी कीमत है, फ्यूचर में शायद और बढ़ेंगी, इसलिए परचेस कर लेते हैं। जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब तक ये लॉ असर नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फैशन ट्रेंड्स। ये एक पॉइंट बोल सकते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि अगर सपोज आप एक टीवी के मैन्युफैक्चरर हो, करेक्ट, टीवी के मैन्युफैक्चरर हो, और आपने पिछले 2 साल से एलसीडी टीवी का अच्छे से सेटअप किया आपने मार्केट में, और आपने एलसीडी टीवी 55,000 में बेचना स्टार्ट किया, और आपने ऐसे डिसाइड किया कि अगर मैं इसकी प्राइस कम करूँगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए आपने क्या किया, वो 55,000 टीवी की जो प्राइस थी वो 45,000 कर दिया। लेकिन उसी टाइम मार्केट में एक नया ब्रांड आ जाता है जो कि 60,000 में अपनी टीवी लॉन्च कर देता है, और आपके टीवी में जितने फीचर्स है उससे 2 गुना फीचर्स उस टीवी में है, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन आपकी प्राइस कम है। फिर भी लोग ज़्यादा प्राइस वाले टीवी परचेस करेंगे क्योंकि ट्रेंड उनके साथ है, फैशन उस प्रोडक्ट के साथ है। इसलिए जब जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा उस वक्त प्राइस को इग्नोर किया जाएगा, प्राइस मायने नहीं रखेगा, ट्रेंड के साथ लोग जाएंगे। लेकिन उस सिचुएशन में भी ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है। कौन सा लॉ? जब जब कमोडिटी की प्राइस कम होगी तब तक डिमांड बढ़ेगी, जब जब कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी तब तक डिमांड कम होगी। ये रूल उस वक्त अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मागणीच्या नियमाचे अपवाद। करेक्ट। अब ये जो रूल है, जो सिचुएशन मैंने बताई है, ये सिचुएशन अगर स्टेबल रही तो वो रूल अप्लाई होगा, अगर ये 8 सिचुएशन स्टेबल नहीं रही तो वो रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन इतर परिस्थिति, अदर सिचुएशन है, वो स्टेबल रहने दो या नहीं रहने दो, प्रोडक्ट की कीमत कम होने दो या ज़्यादा होने दो, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो उस रूल के खिलाफ जाती है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। जैसे एक्सेप्शंस में सबसे फर्स्ट बोला है गिफेंस पैराडॉक्स, जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। टिपालिया में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, 3 से लेकर 5 मार्क्स में आ सकता है। गिफेनचा विरोधाभास स्पष्ट करा, एक्सप्लेन गिफेंस पैराडॉक्स। अब गिफेंस पैराडॉक्स क्या है क्या नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप सारे स्टूडेंट्स को पता चलेगा। ठीक है। हाँ, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये किसने इन्वेंट किया था, किसने स्टार्ट किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। करेक्ट। तो इंग्लैंड में और एक इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था रॉबर्ट गिफेन, और उन्होंने एक अपनी अलग थ्योरी क्रिएट की थी और लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था। और ऑब्जर्व करते समय एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो लंदन की किसी फैक्ट्री में ऑब्जर्व करने चला गया था, और वहाँ पे जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो खाना खाने के लिए जो ब्रेड या पाव का इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम हुआ क्या था कि पाव की कीमत कम हो गई थी। तो जब पाव की कीमत कम हो गई थी ब्रेड की, तो लोगों ने वो खरीदना बंद कर दिया था, और जब पाव की कीमत बढ़ गई थी तो लोगों ने उसे खरीदना स्टार्ट किया था। तो गिफेन ने ऐसे रूल प्रिपेयर किया, खुद का रूल, कि जब जब किसी कमोडिटी की कीमत कम होती है तब उसकी प्राइस कम होती है, जब जब किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है। ये सिर्फ गिफेन ने ऑब्जर्व किया था, बाकी किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन जब ये बात अल्फ्रेड मार्शल को पता चली तो मार्शल ने गिफेन का मजाक उड़ाया, ये किस सी के पीछे पड़े हो तुम लोग, दुनिया को बताइए 1 नंबर का सी है, इसको पीछे मत पड़ो, ये पागल है। और इस जो थ्योरी है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ये किसका लॉ है? ये अल्फ्रेड मार्शल का लॉ है। तो गिफेन ने क्या अपना लॉ बनाया था? गिफेन ने क्या बोला था कि कीमत कम हो गई तो डिमांड कम होगी, कीमत बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस जो थ्योरी गिफेन ने प्रिपेयर की थी, ये जो अप्लाई की थी, ऑब्जर्व की थी, तो अल्फ्रेड मार्शल ने इस थ्योरी को नाम दिया था गिफेन्स पैराडॉक्स, गिफेनचा विरोधाभास। म्हणजे अल्फ्रेड मार्शल ने इन शॉर्ट गिफेन का पूरा मजाक बना के रख दिया था। ठीक है। हाँ,
तो अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा पानी डालने के लिए या इस चीज़ को थोड़ा सा मिटाने के लिए एक नया बंदा तैयार हुआ, उसका नाम था रिचर्ड लिप्से। करेक्ट, रिचर्ड लिप्से। तो उसने क्या किया था, उसने कहा था कि ऐसे लोगों का मानना है कि गिफेन ने ऐसे बोला था, लेकिन गिफेन ने ये बोला था या गिफेन ने इसके रिलेटेड कुछ प्रिपेयर नोट्स वगैरह किए थे, इससे रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हमें इंग्लैंड में नहीं मिला, इसीलिए ये सब थियरी काल्पनिक है, एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है। ऐसा किसने कहा था? रिचर्ड लिप्से ने कहा था। ठीक है, पूरे की पूरी कहानी क्राइम पेट्रोल दस्तक की तरह मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम शो ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि अमीर लोग जितने महंगी गाड़ी लेंगे उतना उनकी अमीरी लोगों को दिखेंगी। ठीक है, तो प्राइस की कमोडिटी की कीमत उनको कुछ भी नहीं लेना देना है, सिर्फ उनको एक ही, जितनी महंगी उसकी चीज़ होगी उनका उतना शो ऑफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्पेक्यूलेशंस, भविष्यातील किमतीचा अंदाज। जो अभी मैंने कहा था कि आज अगर पेट्रोल भरने जा रहे हो, आज 78 है, कल 78 था, आज 80 हो गया, तो आप क्या सोचोगे? कल और 85 हो जाएगा, इसलिए आप आज ही पेट्रोल भरते हो, मतलब कल से लेके आज तक 2 रुपये बढ़ गए थे, तो आपने ऐसा स्पेक्यूलेट किया कि आने वाले समय में भी बढ़ जाएगा, इसलिए पहले आपने स्टॉक कर लिया। जैसे कि लॉकडाउन में जब 22 मार्च को एक दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, तब ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंडिया के लोगों को पता चल गया था कि और लॉकडाउन बढ़ सकता है, इसलिए जब 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन एक दिन का हुआ था, जब 23 मार्च आया तो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ग्रोसरी स्टोर थे, जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे, सारे के सारे लोगों ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए, और दाम बढ़ने के बाद भी वो चीज़ लोगों ने परचेस की, क्योंकि लोगों को मालूम था अब नहीं लेंगे तो बाद में ज़्यादा दाम में लेना पड़ेगा। तब ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है, उन सिचुएशंस में प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने के बाद भी लोग उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है प्राइस इल्यूशंस, कीमतीचा आभास। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई मोबाइल लेने के लिए चले गए, स्पेकुलेशन में बता रहा हूँ मैं, मोबाइल लेने के लिए चले गए तो मोबाइल देखते हैं और दुकानदार को पूछते कितने का मोबाइल है, दुकानदार बोलते हैं 8000 का मोबाइल है, नहीं 8000 का नहीं 15000 का दिखाओ, तो उनको प्रोडक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, उनके माइंड में पहले से उनका माइंड सेट यही है कि जितना मैं ज़्यादा पैसे दूंगा उतना ज़्यादा मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये माइंड सेट भी उस लॉ ऑफ डिमांड का जो रूल है जिसने मार्शल ने प्रिपेयर किया था, उस रूल को ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, लास्ट है इग्नोरेंस, अज्ञान, दुर्लक्षपना। समटाइम्स होता क्या है, कुछ लोगों को पढ़ना लिखना वगैरह नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, सीधा पैसे दे देते, प्रोडक्ट ले लेते, उनको उस चीज़ के हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता था कि इस चीज़ की प्रोडक्ट लास्ट डे में कितना थी, क्या नहीं, वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको भेज दिया सब्ज़ी लाने, तो आप सीधा पैसे दोगे, सब्ज़ी लेके आओगे, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कल कितनी कीमत थी, आपकी माँ कितने में परचेस करती थी, इसका कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टाइम इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाड़ी हो, मैं सब बोल रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट बोला है हैबिचुअल गुड्स, सवयीचा वस्तु। हैबिचुअल गुड्स में क्या बोला जा सकता है कि अगर आपको किसी चीज़ की लत है, अगर आपको किसी चीज़ की आदत है, तो वो चीज़ कितनी भी महंगी हो जानी तो आप उसके ऊपर एक्सपेंस करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं है कि कीमत बढ़ गई इसलिए आप उस चीज़ का इस्तेमाल करना स्टॉप करोगे। जैसे कि करंट एग्जांपल है आपका नेट रिचार्ज। करेक्ट, मैक्सिमम नेट रिचार्ज 2 से 3 महीने पहले अगर डेली 1.5 GB हम इस्तेमाल करते थे तो 450 रुपये 500 रुपये में था, वो रिचार्ज अब 600 रुपये 650 रुपये हो गया है। कीमत बढ़ गई फिर भी आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करना स्टॉप नहीं करा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं होती, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बस ये छोटी मोटी कोशिश थी कि आपको डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये सब बताने को। ठीक है, आज का बस वीडियो इतना ही होता है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 3.B कंप्लीट करेंगे। आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे पिछले 11 दिनों में आपने सपोर्ट किया है, उतना ही सपोर्ट आने वाले 10-15 दिन में कीजिए, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए, मेरी भी पब्लिसिटी हो जाए और मेरे चैनल के थ्रू
जिस किसी भी स्टूडेंट्स तक मैं पर्सनली नहीं पहुंच पाता था उनके पास मोबाइल थ्रू पहुंच पाऊँ और उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ऊपर आई बटन चेक कीजिए जहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल D2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। चल अपना बजा। आम्ही ना देडकर हो, आम्ही ना